नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल फायर स्टडी पर। मैं कपिल मालव हाजिर हूँ आपके सामने रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो होगा आज की क्लास का हमारा कैलेंडर। मित्रों, कैलेंडर के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम इसके बेसिक पर इसका जो कुछ बेसिक होता है उसकी बात करेंगे, क्योंकि बेसिक उतना ही ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए, काफ़ी महत्व रखता है इसका बेसिक। अगर इसका बेसिक हमको पता है तो हम इसकी क्वेश्चनों को बड़ी ही आसानी से, बड़े ही सरल तरीके से कर सकते हैं। हमारा चैनल की तरफ से, फायर स्टडी की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा प्रयास है। आप वीडियो को देखें, हमें सपोर्ट करें, लाइक शेयर बढ़ाएं और हमें आशा है कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो मित्रों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को। प्रथम क्लास है ये कैलेंडर से संबंधित। इसके बाद भी हम 2-3 क्लासें रहेगी इसकी कैलेंडर से संबंधित। तो हम लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो बातों को ज़्यादा ना करते हुए मैं सीधे कंसेप्ट पर आता हूँ। कैलेंडर मित्रों होता क्या है वास्तव में आप सब जानते हैं। सभी के घरों में समय या जो दिनांक होती है उसको देखने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए हम कैलेंडर का उपयोग करते हैं। कैलेंडर जो हमारा होता है वह पूरे 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का होता है कैलेंडर है हमारा, पूरे 1 वर्ष के बारे में हमको जानकारी देता है, जिसमें महीने हो, दिन हो या सप्ताह हो, है ना। तो पूरा 1 वर्ष ही का ही जो बात की जाती है वही हमारा क्या होता है, कैलेंडर होता है। बेसिक इसका ज़रूरी, हम अभी बेसिक को समझ रहे हैं, बेसिक को डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और प्रयास करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। बेसिक जो 1 वर्ष होता है, तो ये 1 वर्ष वास्तव में होता क्या है, वास्तव में होता क्या है, आया कहाँ से है ये 1 वर्ष है, ये आया कहाँ से, सवाल ये है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि 1 वर्ष आया कहाँ से। तो मित्रों, 1 वर्ष का मतलब होता है समथिंग 365 दिन होंगे, लगभग 5 आवर्स होंगे, 48 मिनट और 11 सेकेंड। ये जो समय अवधि है यही हमारा पूरा 1 वर्ष होता है। अब ये समय अवधि कहाँ से लेकर आए हैं हम, तो यह होता क्या वास्तव में कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेती है, सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करती है पृथ्वी एक बार में, वही समय जो निकल के आता है वही वास्तव में हमारा 1 वर्ष कहलाता है। और पृथ्वी के द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लिया जा सकता है, 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 11 सेकंड का समय लगभग होता है। अब तक हम पढ़ते आए हैं कि 1 वर्ष जो होता है वह नॉर्मली 365 दिन, 365 सही 1/4 डेज होता है। तो वास्तव में ये 1/4 नहीं है, वह 5 घंटे, 365 दिन तो होंगे, लेकिन 5 घंटे 48 मिनट और 11 सेकंड होते हैं। लेकिन हम इसको भी काउंट नहीं करते हैं। इसको काउंट कहाँ किया जाता है, ये पूरा जो समय होता है, क्योंकि काफ़ी लंबी अवधि है तो इसको 6 घंटे मान लिया जाता है, इसको 6 घंटे मान लिया जाता है। तो इन 6 घंटों को भी हम एक नॉर्मल ईयर में, वर्ष हमारे पास 2 तरह के होते हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। बेसिक कंसेप्ट है, आप ध्यान से देखते जाएं और एक एक बात को मेरी नोट करते जाएं, है ना। तो जो ये 1 वर्ष होता है वह नॉर्मली हम 365 दिन का मानते हैं, और ये जो 6 घंटे निकल के आते हैं वह आपके
प्रत्येक 3 साल के बाद जो चौथा साल आता है, चौथा ईयर आता है, उसमें काउंट कर लिया जाता है, जिसको हम लीप वर्ष कहते हैं, जिसको हम अधिवर्ष बोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये 6 पूरा एक दिन का समय बना लेते हैं, तो एक दिन अतिरिक्त हो जाता है। तो कभी कभी हमको जो फरवरी होती है, वैसे तो 28 दिन की होती है, लेकिन कुछ साल ऐसे होते हैं जिनमें फरवरी 29 दिन की होती है। तो वो 29 दिन की इसी समय के कारण होती है कि वो 6 घंटे बनकर पूरा एक दिन बन जाता है प्रत्येक चौथे साल के बाद में। तो वह वर्ष 366 दिन का हो जाता है। तो एक दिन अतिरिक्त होने के कारण वह आपका किसमें काउंट कर लिया जाता है, लीप वर्ष में काउंट कर लिया जाता है, और वह एक दिन फरवरी माह में ऐड होता है। ये बात आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। हम वर्ष की बात कर लेते हैं, वर्ष को डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि जो ये इस समय के बारे में हमको किसने जानकारी दी है, तो आपके ग्रीक वैज्ञानिक थे या ग्रीक निवासी थे ग्रेगोरियन, जिन्होंने ही हमको कैलेंडर के बारे में सबसे पहले दुनिया को बताया था। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में जब इन्होंने शुरू किया था, तो इनका प्रथम दिन जो था, यानी कि जब कैलेंडर शुरू किया था, तो कैलेंडर का पहला वर्ष, यानी कि अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 से पहले शुरू तो एक से ही हुए होंगे ये। तो प्रथम वर्ष, फर्स्ट ईयर इन कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर का पहला ईयर, कैलेंडर का पहला ईयर कैलेंडर का प्रथम वर्ष का कैलेंडर का प्रथम दिन कौन सा था आपका, मंडे था। इसी प्रकार जैसे प्रथम सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है, मंडे ही होता है, वैसे ही इन्होंने जो ग्रेगोरियन थे, तो फर्स्ट ईयर का जो कैलेंडर बनाया था, तो प्रथम दिन कौन सा लिया था, इन्होंने मंडे लिया था। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं ईयर पर। ईयर मैंने बताया है 2 तरह के होंगे, कौन कौन से, एक तो 365 दिन वाला होगा और एक होगा आपका 366 दिन, या यूँ कह सकते हैं कि जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है, वह तो आपका नॉर्मल ईयर होता है, और जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, वह आपका लीप ईयर होता है। तो वर्ष 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है आपका नॉर्मल ईयर, जिसको ऑर्डिनरी ईयर भी बोल सकते हैं, जिसको हम हिंदी में सामान्य वर्ष बोलते हैं, सामान्य वर्ष। एक एक बात को नोट करते जाएं, हम बेसिक से स्टार्ट हो रहे हैं। और एक होता है आपका लीप ईयर, इसको अधिवर्ष भी कहा जाता है, इसको अधिवर्ष भी कहा जाता है, अधिवर्ष। इस वर्ष में 365 दिन होंगे, 365 दिन होंगे, जबकि इसमें 366 दिन होते हैं, है ना। हमको पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ओड डेज जब जब निकाले जाते हैं, ओड डेज जब जब निकाले जाते हैं, तो ओड डेज निकालने के लिए हम टोटल दिनों की संख्या में, कुल दिनों की संख्या में उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको भी हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं क्या निकल कर आता है हमारा। तो देखिए 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो 52 तो सप्ताह निकल के आते हैं, 52 वीक निकल के आएंगे, और एक दिन अतिरिक्त बच जाता है। तो जो ये अतिरिक्त बचता है, वही हमारा क्या होता है, ओड डेज की संख्या होती है। ओड डेज तो सामान्य वर्ष जो होता है, यानी कि नॉर्मल ईयर जो होता है, उसके लिए ओड डेज की संख्या हम कितनी कह सकते हैं कि नॉर्मल ईयर के लिए ओड डेज की संख्या आपकी यहाँ पर 1 होगी, जबकि लीप ईयर जो होगा उसमें हम जब 7 से इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई
7 तो 52 तो सप्ताह आएंगे, 52 वीक और 2 दिन अतिरिक्त बचते हैं। तो जो ये 2 दिन होते हैं वही इसके लिए ऑड डेज कहलाएंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा कि नॉर्मल ईयर के लिए ऑड डेज की संख्या 1 होगी, जबकि लीप ईयर के लिए ऑड डेज की संख्या 2 होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नॉर्मल ईयर 365 दिन के होंगे और जबकि लीप ईयर 366 दिन के होंगे। जो एक दिन का इनमें जो डिफरेंस चल रहा है वह डिफरेंस एक दिन का होता है, वह कहाँ काउंट होता है? फरवरी माह में। फरवरी माह में ही क्यों होता है? तो मित्रों, जब ये ग्रेगोरियन ने जब ये कैलेंडर बनाया था तो इससे पहले एक जूलियन नाम के कोई व्यक्ति थे जो कि रोमन देश के थे। इन्होंने इन्हीं के जो मॉडल था कैलेंडर का, उसी पर आधारित ग्रेगोरियन ने अपना कैलेंडर बनाया होगा, है ना, बनाया था। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो अभी हम 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले न्यू ईयर जो रोमन निवासी थे जूलियन, यानी कि मार्च से 1 मार्च से स्टार्ट करते थे। तो पहले मार्च से ही उन्होंने क्या किया कि पहले मार्च से ही जो एक वर्ष था उसको शुरू किया, और शुरू करते करते अंत तक जब वो आए तो रह गया फरवरी माह। यानी कि उन्होंने पूरे दिन 30-31 के महीने होते हैं, 30-31 चलते गए, और जो शेष बच गया उसको हम फरवरी में ऐड कर दिया। यानी कि 28 जो बचे हैं वो फरवरी में ऐड कर दिए, और कह दिया कि जब जब लीप वर्ष आएगा आपका 366 दिन का आएगा तो वह एक दिन किस में काउंट होगा? फरवरी में। इसीलिए फरवरी 28 के ना होकर 29 की हो जाती है, इसलिए उसको फरवरी में ही ऐड करते हैं। तो नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करें तो नॉर्मल ईयर में फरवरी माह जो होगा वह आपका 28 दिन का होगा, 28 डेज का होगा। कौन? फरवरी माह। जबकि लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का हो जाएगा। इस एक दिन के अंतर के कारण ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब जब हमको ऑड डेज निकालना है हम 7 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड कब करेंगे? जब हमको पता करना होगा कि नॉर्मल ईयर कौन सा है और लीप ईयर कौन सा है। समझ रहे हो मेरी बात को? कि हमको पता करना हो कि किसमें 366 दिन होंगे, किसमें 365 दिन होंगे, तो उसके लिए हम उनको 4 से डिवाइड करेंगे। वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बात आप समझ लीजिए बड़े ध्यान से कि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, 52 सप्ताह निकल के आते हैं, और एक दिन अतिरिक्त बच जाता है। जो एक दिन अतिरिक्त बचता है वही इसके लिए ऑड डेज की संख्या होगी। और फरवरी माह जो होगा वह 28 दिन का होगा, जबकि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। जब इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 सप्ताह और 2 दिन निकल के आते हैं, और यही 2 दिन इसके लिए लीप ईयर के लिए ऑड डेज की संख्या कहलाएगी। और फरवरी माह 29 दिन का होगा। एक एक बात को मेरी नोट करते चले जाएं आप, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगर हमको इनमें पता करना हो कि नॉर्मल ईयर कौन सा है और लीप ईयर कौन सा है, तो देखिए सिंपल सी बात है, जो 4 से डिवाइड हो जाएगा वह आपका लीप ईयर होगा, जबकि जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वह आपका नॉर्मल ईयर होगा। सिंपल सी बात है। तो देखिए मैं कुछ यहाँ पर कुछ वर्षों को लिख देता हूँ, जैसे 1992, 1995, 1996 या 1814 या 1820। ये कुछ वर्ष मैंने लिखे हैं। इसके साथ में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो 4 से डिवाइड होगा तो लास्ट के 2 डिजिट हमको देखना है। लास्ट के 2 डिजिट को ही हमको ध्यान में रखना है कि यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो वह लीप ईयर होगा, और यदि 4 से वह डिवाइड नहीं होते हैं तो वह हमारा नॉर्मल ईयर होगा। तो क्या 92 4 से डिवाइड होता है? तो देखिए 92 4 से डिवाइड होगा,
ये देखिए 4 दूने 8 होंगे और 4 तिये 12 होंगे, यानी 23 बार। यानी कि शेषफल अगर हमारा 0 बच के आता है, 0 निकल के आता है, तो वह हमारा कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर होगा। 95 यह 4 से डिवाइड नहीं होता है, ये आपका नॉर्मल ईयर ही होगा। 96 4 से डिवाइड होता है, तो ये आपका लीप ईयर होगा। 14 4 से डिवाइड नहीं होते हैं, ये आपका नॉर्मल ईयर होगा। और ये 1820 यह 4 से डिवाइड होते हैं, ये आपका लीप ईयर कहलाएगा। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। क्या कहा है कि जो 4 से डिवाइड हो वह लीप ईयर होगा, और जो 4 से डिवाइड ना हो वह आपका नॉर्मल ईयर होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। एक एक बात को मेरे नोट करते चले जाएं आप। यानी कि शेषफल अगर अंत में 0 बचता है तो किसी भी वर्ष में, तो वह आपका लीप ईयर कहलाएगा। और 0 के अलावा कुछ भी शेषफल बचे तो वही आपका नॉर्मल ईयर होता है। लीप ईयर और नॉर्मल ईयर को हम समझ गए हैं कि 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 से डिवाइड होगा तो लीप ईयर, 4 से डिवाइड नहीं होगा तो नॉर्मल ईयर। सिंपल सी बात है। अब हम आ जाते हैं इसके आगे की बात करते हैं और चलते हैं कि जो सप्ताह होते हैं। अब सप्ताह की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर सप्ताह 7 दिन के होते हैं। सप्ताह 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, है ना। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उन्हीं 7 दिनों के कारण हम और डेज निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं। यानी कि टोटल डेज जो निकल के आते हैं उसको 7 से डिवाइड करते हैं, और जो हमारा शेषफल बचता है, जो हमारा रिमाइंडर बचता है, वही आपका ओड डेज कहलाएगा। जैसे मैं बात कर लूँ जनवरी महीने की। जो जनवरी महीना तो होता है उसमें 31 दिन होते हैं, आप सब जानते हैं। अगर इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौक 28, 4 बार पूरी तरह कट जाता है, और रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना निकल के आएगा? हमारा 3 निकल के आएगा। और यही 3 जनवरी माह के लिए ओड डेज की संख्या कहलाएगी। यही जनवरी के लिए ओड डेज कहलाएगी। जैसे मैं बात कर लूँ कि हमारे पास 35 दिन हो, कुल 35 दिन, और 35 में 7 से डिवाइड करते हैं हम, तो ये 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर हमारा कितना निकल के आएगा? 0। तो 35 के लिए ओड डेज की संख्या 0 होगी। इसी प्रकार मैं अगर बात करूं आपके यहाँ, इसी तरह अगर मैं बात करूं कि 36 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आपका 1 निकल के आता है। 37 रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? 2। 38 रिमाइंडर कितना निकल के आएगा आपका? 3। 39 रिमाइंडर कितना निकल के आएगा आपका? 4। 40 रिमाइंडर कितना निकल के आएगा आपका? रिमाइंडर कितना निकल के आएगा आपका? 5। 41 रिमाइंडर कितना निकल के आएगा आपका? 6। 42 रिमाइंडर कितना निकल के आएगा आपका? 0। तो देखिए जितने भी कुल अंकों में हम भाग देते हैं तो हमारा अधिकतम तो 6 निकल के आएगा, और मैक्सिमम कितना निकल के आएगा? 0 निकल के आता है। ये क्यों? क्योंकि हमको 7 से अधिक ओड डेज नहीं लेने हैं, 7 से कम ही हमारे ओड डेज होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ओड डेज जो होते हैं वो मिनिमम तो कितने हो सकते हैं? 0, जबकि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? आपके 6 हो सकते हैं। अगर आपको कहीं 120 भी आए तब भी उसको 7 से डिवाइड करना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ओड डेज होगा वह 7 से छोटा होना चाहिए। 0 से 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 7 से अधिक नहीं होता। अगर 7 से अधिक होता है, 8 भी होता है, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पुनः निकल के 1 आएगा। वही हमारे ओड डेज की संख्या होगी। यानी कि टोटल दिनों की संख्या में हम 7 से डिवाइड करते हैं, और जो शेषफल बच के आता है वही सबके लिए ओड डेज होगा। यह बात आप समझ गए होंगे।
इन बातों को भी आप नोट करते जाए। ये मैं यहाँ पर मंथ के दिनों की चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि मंथ आप जानते हो, जनवरी में 31, फरवरी में 28 या 29 की। 28 की कब होगी? जब नॉर्मल ईयर होगा। और 29 की कब होगी? जब वह वर्ष लीप ईयर होगा, यानी कि 366 दिन और 365 दिन वाले जो दिन होते हैं, वर्ष होते हैं, उनमें ही फरवरी 28 या 29 की हमको दिखाई पड़ती है। इसके आगे की बात करते हैं और हम आ जाते हैं ओड डेज पर। ओड डेज की चर्चा कर रहे हैं कि ओड डेज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ओड डेज की चर्चा हमने की है कि ओड डेज हमको अगर निकालना हो तो किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। किसको? टोटल दिनों की संख्या को। तो इससे हमारा क्या निकल के आएगा? ओड डेज निकल के आएगा। अब मैं एक छोटी सी बात लिख रहा हूँ यहाँ पर कि 10 जनवरी 1947 जो ये है, तो इसमें क्या क्या है आपका? देखो, 10 किसको प्रेजेंट करेगा? आपकी डेट, दिनांक को प्रेजेंट करेगा। ये आपका मंथ। 1900 ये आपकी सेंचुरी होती है। सेंचुरी ईयर की भी बात करेंगे। सेंचुरी ईयर में भी लीप वर्ष और नॉर्मल ईयर होते हैं, लेकिन सेंचुरी को कभी भी हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। सेंचुरी वर्षों को हम किससे डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। और ये जो 47 बचा है आपका, यह आपका ईयर होता है। ये बात आप समझ लें। ईयर को हम हमेशा किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करके पता करते हैं कौन सा हमारा लीप ईयर होगा और कौन सा आपका नॉर्मल ईयर होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से सेंचुरी के बारे में। एक एक बात को आप नोट करते चले जाएं। फिर ये इसका बेसिक है। बेसिक कंप्लीट होने के बाद हम इसके क्वेश्चनों को भी डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं सेंचुरी। तो सेंचुरी को हमेशा किससे डिवाइड करके पता करना है हमको? 400 से। तो जब भी कैलेंडर शुरू हुआ होगा तो प्रथम सेंचुरी जो निकल के आई होगी हमारी, वह पहली सेंचुरी, यानी कि 100वां साल होगा। 100वां साल होगा। इस 100वें साल को अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये 400 से डिवाइड होता है? नहीं होता। अगर ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, जैसे कोई वर्ष 4 से डिवाइड नहीं होता है तो वह नॉर्मल ईयर कहलाएगा। उसी प्रकार अगर सेंचुरी 400 से डिवाइड नहीं होगी तो वह भी आपका नॉर्मल ईयर कहलाएगा। लेकिन यह नॉर्मल ईयर किस में होगा? सेंचुरी। नॉर्मल ईयर इन सेंचुरी। अगर हम 200 को 400 से डिवाइड करते हैं तो ये भी हमारा 400 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी आपका क्या होगा? नॉर्मल ईयर इन सेंचुरी, यानी कि शताब्दी में नॉर्मल ईयर। यदि हम 300 को 400 से डिवाइड करते हैं तो यह भी हमारा 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो यह भी आपका नॉर्मल ईयर इन सेंचुरी होगा, यानी कि शताब्दी में सामान्य वर्ष कहलाएगा। और यदि हम 400 को 400 से डिवाइड करते हैं तो ये 400 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये लीप ईयर इन सेंचुरी होगा। इसी तरह जो 400 के गुणज या 4 के गुणज 800, 1200, 1600, ये सब आपके क्या कहलाएंगे? लीप ईयर इन सेंचुरी कहलाएंगे। जबकि जो 400 से डिवाइड नहीं होंगे, 1100, 1300, 1400, 1700, 1900, वह आपके नॉर्मल ईयर इन सेंचुरी कहलाएंगे। तो सेंचुरी को जब 400 से, सेंचुरी का मतलब क्या होता है कि जिस वर्ष के पीछे हमको 00 दिखाई दे, 00 दिखाई दे, वह आपका क्या होगा? सेंचुरी होगा। वह आपका सेंचुरी होगा। और जिसके पीछे हमको 00 नहीं दिखाई दे,
वह केवल वर्ष होगा। सेंचुरी का मतलब होता है कि जिसके पीछे डबल जीरो। तो सेंचुरी में हम हमेशा किससे डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। जो 400 से डिवाइड हो जाएगा वह आपका लीप ईयर होगा सेंचुरी में, और जो 400 से डिवाइड नहीं होगा वह आपका नॉर्मल ईयर होगा। किसमें? सेंचुरी में। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो जो 400 से डिवाइड हो जाएगा उसमें फरवरी 29 की होगी। जो 400 से डिवाइड नहीं होगा उसमें फरवरी आपकी कितने दिन की होगी? 28 दिन की ही होगी। ये बात आप नोटिस कर लें। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमको ये बताइए कि 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉर्मल ईयर होंगे। जो पहली सेंचुरी होगी उसमें कितने आपके लीप ईयर हों और कितने आपके नॉर्मल ईयर हों। तो 100 साल में लीप ईयर एंड नॉर्मल ईयर। तो 100वें साल की बात कर रहा है ना भाई। तो 100 साल की बात कर रहा है ये। तो 100 साल में हम क्या देखते हैं कि लीप ईयर कितने हो सकते हैं और नॉर्मल ईयर कैसे हो सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो जो ये 100वां साल है ये है, जैसे हम नॉर्मल ईयर लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। तो 99 तक के जो साल है, 99 जो साल है वो तो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि ये तो इसके पीछे डबल जीरो है ही नहीं, यानी कि ये तो नॉर्मल ईयर है ना, यानी कि सेंचुरी वाला वर्ष नहीं है। जो सेंचुरी वाला वर्ष है वह आपका 100वां वर्ष है। तो इसको तो 4 से डिवाइड करना है, जबकि सेंचुरी वाले को 400 से डिवाइड करना है। तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 24 बार में 96 निकल के आता है और रिमाइंडर 3 बच जाता है, यानी कि 24। तो इसमें को क्या हो जाएंगे आपके लीप ईयर की संख्या। 4 से डिवाइड पूरे 100 को मत कर देना कि 25 लीप ईयर हैं और 75 नॉर्मल ईयर हैं। ऐसा नहीं है कि 100वां साल तो मेरे भाई सेंचुरी ईयर है, उसको 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, हम 400 से डिवाइड करते हैं। जब 100वें साल को 400 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या 400 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो ये सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर को हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको 4 से डिवाइड नहीं करेंगे तो 99 तक तो 24 आ गए, यानी कि लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 24 हो जाएगी। और जो बाकी बच गए वो आपके 76 जो बचे हैं वो आपके नॉर्मल ईयर होंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। अब हमको बताइए सर कि आपने 100 का बता दिया, हमको बताइए कि 700 जो वर्ष है या 700वीं सेंचुरी है उसमें कितने लीप ईयर रहेंगे और कितने नॉर्मल ईयर है। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, सिंपल सी बात है कि पहले में 24 है, दूसरे में 48, तीसरे में 72, चौथे में 96, या यहाँ पर 500 कर लो आप, थोड़ा कम ज़्यादा नहीं चले हम 500। तो 500 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो देखो पहले में 24, दूसरे में 48, तीसरे में 72, 72, चौथे में 96। आप कहोगे 400 साल की अगर हम बात करें तो 400वां जो साल है वह अपने आप में सेंचुरी ईयर है मेरे भाई। कौन सा है? सेंचुरी ईयर है। तो इसमें लीप ईयर की संख्या आप 96 नहीं बताओगे, 96 नहीं होगी। कितनी होगी इसमें? इसमें फरवरी जो माह है वह एक दिन अतिरिक्त होता है, तो इसमें लीप ईयर की संख्या कितनी होगी आपकी? 97 होगी। 500वां साल नॉर्मल ईयर यानी कि सेंचुरी वाला वर्ष तो है, सेंचुरी वाला वर्ष तो है, लेकिन यह 400 से डिवाइड नहीं होता है पूरी तरह से, जबकि 400 से डिवाइड हो जाता है। तो ये इसमें कितने लीप ईयर होंगे? 24 ही लीप ईयर होंगे। जो 400 से डिवाइड हो जाएंगे उसमें 25 लीप ईयर होते हैं, जो 400 से डिवाइड नहीं होते हैं वह आपका यानी कि 24 लीप ईयर होंगे उसमें। ये बात आप अच्छी प्रकार से समझ ले। सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड करके तो 400 में 97, जबकि 500 में तो वही 24 निकल के आएगा, यानी कितना हो जाएगा 500 में लीप ईयर की संख्या 121 हो जाएगी। ये बात आप समझ गए होंगे। इससे आगे की हम बात करते हैं
एक एक बात को नोटिस करते जाएं। देखो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि 100 साल में हमको पता करना हो कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर कितने होंगे। तो 1 से लेकर 99 तक तो हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जब 4 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार डिवाइड होता है, वह 24 बार डिवाइड होता है, यानी कि 24 तो आपके लीप ईयर हो जाएंगे और जो बाकी के बचेंगे वो आपके नॉर्मल ईयर होंगे। अगर 400 की बात करें तो 400 में लीप ईयर की संख्या 97 होगी और जो बाकी बचेंगे आपके वो आपकी क्या होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे। 500 में 121 लीप ईयर होंगे, जो बाकी बच जाएंगे वो आपके नॉर्मल ईयर होंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। इससे आगे की हम बात करते हैं। तो हमको बताइए कि 100 साल में ओड डेज की संख्या कितनी होगी, ओड डेज की संख्या कितनी होनी चाहिए 100 साल में। 100 साल की बात कर रहा मेरे भाई, कितने साल की बात कर रहा है, 100 साल की बात कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, आपको ना तो कोई ट्रिक रटने की जरूरत है, ना ही मंथ कोड रटने की जरूरत है, और ना ही वो सेंचुरी कोड रटने की जरूरत है। जिनको हम रटते हैं ना कि 1600, 1700, 1800, 2000 के लिए ये है या जनवरी के लिए ये है, जो ट्रिक है आपकी जूली आई लव यू वाली, मैं जान मैं हम दोनों के बीच में कोई आया तो चीर फाड़ दूंगा, ये तो ऐसा कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। हम सब यहाँ से ओड डेज से ही बनाएंगे, ओड डेज से ही शुरू होंगे, ओड डेज पर ही हम क्वेश्चनों को भी खत्म कर देंगे। आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए हमको बताइए कि जो 100 साल है उसमें ओड डेज की संख्या कितनी हो। तो देखिए मेरे भाई, 100 साल में ओड डेज की संख्या याद करनी है ना हमको, तो हमको पहले ये पता है होना चाहिए कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। तो अभी हमने पता किया है कि 24 तो आपके इसमें क्या होंगे, लीप ईयर होंगे, जबकि 76 आपके नॉर्मल ईयर होंगे, 76 आपके नॉर्मल ईयर होंगे। अब हमको पता है कि जो लीप ईयर होते हैं उसमें ओड डेज की संख्या कितनी होती है, 2, और नॉर्मल ईयर होते हैं उसमें ओड डेज की संख्या कितनी होती है, 1। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इसमें 366 दिन होते हैं ना, और 366 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 बार पूरी तरह कट जाता है, जबकि 2 शेषफल निकल के आता है। और मैंने बताया था जो शेषफल निकल के आएगा वही ओड डेज की संख्या होगी। जबकि 365 में हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 दिन अतिरिक्त बच जाता है, वही नॉर्मल ईयर के लिए ओड डेज की संख्या सॉरी वही संख्या आपकी क्या होगी, ओड डेज की संख्या होगी। 7 से डिवाइड करने पर 2, यानी कि लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं। तो 24 में कितने ओड डेज होंगे, 48। 24 को 2 से गुणा कर देंगे और इसको किससे गुणा कर देंगे, 1 से। कितना निकल के आया है, 76। दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना निकल के आता है, 124। तो मुझे बताइए क्या 124 किसी भी वर्ष के लिए ओड डेज की संख्या हो सकती है। मैंने बताया था मैक्सिमम तो आपका कितना आएगा, मैक्सिमम आपका 6 आएगा ओड डेज की संख्या, जबकि मिनिमम कितनी निकल के आएगी आपकी, 0 निकल के आएगी। तो इसको भी किससे डिवाइड कर देंगे हम, इसको भी किससे हम डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड कर देंगे 124 को, तो ओड डेज की संख्या कितनी निकल के आएगी, देखो 7 एकम 7 बच गए, 5 हो गए 54, 7 7 49, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। तो 100 साल के लिए ओड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। मैं इसको रब कर देता हूँ, ये मैंने तरीका आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में ओड डेज 2 होते हैं, जबकि नॉर्मल ईयर में ओड डेज 1 होता है। तो 24 100 साल की बात कर रहा है तो 24 लीप ईयर है, 24 के लिए 48 और नॉर्मल ईयर के लिए 76 × 1 76 124/7। तो रिमाइंडर कितना निकल के आया आपका, 5 निकल के आया। तो हमको ये पता चल चुका है कि जो 100 साल होते हैं उसमें ओड डेज की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। 200 साल में हमको बताइए, तो 200 साल में ओड डेज की संख्या कितनी होनी चाहिए, 200 साल में ओड डेज की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखो 200 साल में 100 साल में ओड डेज की संख्या निकल के आ गई हमारे पास 5 ओड डेज। ओड डेज की बात कर रहे हैं 5
तो 200 साल में ओड डेज की संख्या कितनी निकल के आएगी, तो 5 दूनी 10, लेकिन 10 नहीं होगा क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम मैंने बताया है। तो वापस भाग देते हैं तो रिमाइंडर आपका कितना निकल के आता है, 3 निकल के आता है। तो 200 के लिए 3, 300 के लिए आप यहाँ पर बात करें तो 300 यानी कि 5 5 10 और 5 15, पहले साल के लिए 5 है तो 200 साल के लिए 10 होगा ना, तो तीसरे साल के लिए 15 होना चाहिए, लेकिन 15 नहीं होगा वो ओड डेज की संख्या। वापस 7 से भाग करेंगे इसको तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा आपका, 1 निकल के आएगा। तो 100 साल के लिए 5, 200 साल के लिए 3, 300 साल के लिए 1, तो 400 साल के लिए हमको बताइए कि कितना निकल के आएगा। तो 4 5 5 10 5 15 5 20 नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये जो सब हैं वह 400 से, क्योंकि सेंचुरी ईयर और सेंचुरी ईयर में हमको पता है कि 400 से डिवाइड करते हैं। जो 400 से डिवाइड हो जाएगा वह आपका लीप ईयर इन सेंचुरी होगा। तो देखो 100 200 300 ये तीनों 400 से डिवाइड नहीं होते हैं, ये तीनों 400 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो जो रिमाइंडर हमारा निकल के आता है 5 3 1 निकल के आता है, जबकि 400 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा रिमाइंडर कितना निकल के आएगा, 400 से डिवाइड हो जाता है। तो 400 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। तो 400 के लिए ओड डेज की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि एक दिन अतिरिक्त हो जाता है। तो 5 10 15 20, 20 की जगह कितना होगा 21, और 21 में जब हम भाग देंगे 7 से तो रिमाइंडर आपका कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। यह बात आप नोट कर ले, इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, है ना। 100 में ओड डेज की संख्या 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। तो हमको बताइए सर कि 500 में कितनी होगी ओड डेज की संख्या, 500 में कितनी ओड डेज की संख्या होगी। तो 500 का मतलब है 100 प्लस 400, 100 प्लस 400, तो 400 के लिए तो 0 आ गया, तो कितना बच गया 100। तो 100 के लिए कितना आएगा 5, 600, 600 का मतलब 400 प्लस 200, तो 200 के लिए 3, 700, 700 का मतलब क्या है 400 प्लस 300 तो 300 के लिए कितना रिमाइंडर निकल के आएगा आपका 1। तो यानी कि ओड डेज की संख्या 1, 800, 800 400 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है मेरे भाई, तो इसके लिए 0। इसी प्रकार 900, 900 के लिए वापस यहीं से स्टार्ट होंगे, 5, 1000, 3, 1100, 1, 1200, 0, 1300, 5, 1400, 3, 1500, 1, 1600, 0। ये आपके और डेज की संख्या होगी। अब आपको कोई कोड रटने की जरूरत नहीं है। ये इसका थोड़ा सा बेसिक था, जिसको हमने बड़े ही सरल तरीके से, बड़े ही सामान्य तरीके से समझने का प्रयास किया है। इसके आगे वाली क्लास में हम इसके कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूज रखते जाएं। इसके लिए इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हमको लगे कि हम और भी आपके लिए और भी अच्छा क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।